एवरीवन वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्फ्लेशन की, दैट इज महंगाई की। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि महंगाई क्या होती है, उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, महंगाई होती क्यों है और आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कैसे हेल्प करती है महंगाई को स्टेबल रखने के लिए। और साथ में ही हम डिस्कस करेंगे कि इन्फ्लेशन कितने टाइप्स के होते हैं। आपको मैं कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं दूंगा, आसान से आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा कि महंगाई क्या होती है और महंगाई को हम कैसे कंट्रोल करते हैं या फिर महंगाई को कैसे बढ़ा सकते हैं। ये सारी चीजें हम क्लियर करेंगे। इसमें आपको ध्यान रखना है दो कंसेप्ट, डिमांड और सप्लाई का। अगर आपने डिमांड और सप्लाई का कंसेप्ट अच्छी तरीका से समझ लिया तो इन्फ्लेशन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले यार, अगर आपको पसंद आए वीडियो देखने के बाद तो आप लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो सबसे पहले समझते हैं इन्फ्लेशन क्या होता है। देखिए, इसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन अगर मानिए तो कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, लेकिन जो मोस्टली यूज होता है वो यही होता है कि किसी भी प्रोडक्ट का जनरल प्राइस से राइज होना, उसी को हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन। जैसे यहाँ पर आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश की गई है कि यहाँ पर मान लो एक प्याज है, ओके। ये प्याज जो है 30 रुपए पर केजी बिक रहा है। धीरे धीरे इसका दाम बढ़ते बढ़ते 70 रुपए पर केजी हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इस प्रोडक्ट का प्राइस जो है राइज हो गया। इसी को हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन यानी महंगाई। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखना है कि जो महंगाई होती है, अगर एक प्रोडक्ट का दाम बढ़ता है तो उसे हम महंगाई, दैट इज इन्फ्लेशन, हम कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन जो हम मोस्टली प्रोडक्ट यूज करते हैं, चाहे वो कमोडिटीज रिलेटेड प्रोडक्ट हो या फिर हाउसिंग से रिलेटेड घर बनवाने का वाला प्रोडक्ट हो या फिर इंडस्ट्रीज रिलेटेड जो मटेरियल होते हैं उनके प्रोडक्ट हो, अगर इनका प्राइस सिर्फ एक प्रोडक्ट का इंक्रीज होता है तो हम उसको इन्फ्लेशन कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन अभी अगर मोस्ट कमोडिटीज का या मोस्ट प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज होता है तब हम उसको इन्फ्लेशन कंसीडर करेंगे। ये फैक्ट है, ये आपको याद रखना है, ओके। अब जो दूसरा हमारा है कि इन्फ्लेशन होता क्यों, महंगाई क्यों बढ़ती है, तो इसके दो कारण बताए गए हैं। एक कारण बताया गया है डिमांड पुल इन्फ्लेशन और दूसरा कारण बताया गया है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब एक एक करके हम इसको समझते हैं। देखिए, डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। पुल मीन्स होता है खींचना, दैट इज कि आप ऐसी कोई स्ट्रेटेजी अपनाएं जिससे ऑटोमेटिकली क्या हो कि डिमांड बढ़ने लगे। अब जब डिमांड बढ़ने लगे तब सप्लाई को आप कम कर दीजिए, इन्फ्लेशन हो जाएगा। दूसरा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, इट मीन्स कि आप ऐसी कोई स्ट्रेटेजी बनाइए जिससे ऑटोमेटिकली क्या हो कि उस प्रोडक्ट का दाम बढ़ जाए। इट मीन्स कि जो उसका लागत है, उसको बनाने में जितना पैसा लगा है वो बढ़ जाए। तो उससे क्या होगा कि ऑटोमेटिकली जो उस प्रोडक्ट का दाम है जो बाजार में आता है ना, जो कंज्यूमर लोग जिस प्रोडक्ट पर उसको परचेज करते हैं, वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो ये दो कंसेप्ट आपको समझना है कि इन्फ्लेशन होता क्यों है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब इसके जो है वेरियस स्कूल थॉट दिए गए हैं। जैसे मैं दो थॉट आपको बताता हूँ कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन, एक है केनेशियन स्कूल ऑफ थॉट। इट मींस कि जो लोग इसको फॉलो करते हैं, केनेशियन स्कूल का क्या विचार है डिमांड पुल इन्फ्लेशन को लेकर। और दूसरा जो है वो है मोनेटरिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट। मतलब जो मोनेटरिस्टिक लोग हैं उनका क्या विचार है कि किस कारण से डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है, कि डिमांड क्या हो जाए कि बढ़ जाए और हम सप्लाई को स्टेबल रखें। तो दो थॉट है बेसिकली, आप समझ सकते हैं। अब इन दोनों थॉट में क्या डिफरेंस है, इसको आपको ध्यान में रखकर चलना है। अगर हम केनेशियन स्कूल ऑफ थॉट की बात करें कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्यों होता है, इसके क्या कारण है, तो ये सिंपली यही बताते हैं कि आप सप्लाई को स्टेबल रखिए और डिमांड बढ़ जाए। इसका मतलब कि अगर किसी प्रोडक्ट का दाम, देखिए मैं किसी एक प्रोडक्ट की बात यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, मोस्टली प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि तभी हम इन्फ्लेशन कहेंगे उसको। तो आप क्या करिए कि सप्लाई उतना ही रखिए, मार्केट में जितना सप्लाई होता था उतना ही आप रखिए, लेकिन ऑटोमेटिकली क्या हो कि डिमांड इंक्रीज हो जाए। अभी इसके फैक्टर भी मैं आपको बताऊंगा। एक कारण तो हो सकता है, या फिर ऐसा आप करिए कि डिमांड को स्टेबल रखिए, कि डिमांड मान लीजिए कि किसी प्रोडक्ट का 100 प्रोडक्ट कोई है जो मार्केट में जा रहा है, ओके। मान लीजिए कि एक महीने में 100 प्रोडक्ट बिक रहे हैं, उस प्रोडक्ट का दाम स्टेबल है। अब आप क्या करिए कि 100 प्रोडक्ट खत्म हो रहा है, अब 100 प्रोडक्ट से आप 50 प्रोडक्ट पर ले आइए, कि वो प्रोडक्ट जो आप मार्केट में सेल कर रहे हैं, मार्केट में फ्लो होने दे रहे हैं, वो कम है और डिमांड ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब डिमांड स्टेबल रहेगा और सप्लाई आप घटा देंगे, तब भी क्या होगा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। लेकिन जो मोनेटरिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट है वो क्या कहता है कि जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है वो एक्स्ट्रा परचेजिंग पावर के कारण होता है। क्यों होता है, अगर आप प्रोडक्शन लेवल सेम रखें और आपके पास बहुत सारा पैसा है, आपका परचेजिंग पावर ज्यादा है, तब क्या होगा कि प्रोडक्शन तो सेम है, प्रोडक्शन को बढ़ाया नहीं गया है, जबकि परचेजिंग पावर बढ़ रहा है। अगर आप इसको कनेक्ट करिए तो सब कुछ क्या है, डिमांड एंड सप्लाई से रिलेटेड है।
तो जब परचेजिंग पावर बढ़ गया, प्रोडक्शन आपने नहीं बढ़ाया, तो जाहिर सी बात है उस प्रोडक्ट की मांग मार्केट में बढ़ेगी। उस प्रोडक्ट की मांग अगर मार्केट में बढ़ रही है, इसका मतलब कि वो उस प्रोडक्ट का दाम इंक्रीज हो जाएगा। अब आपने समझ लिया कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन किस कारण से होता है। आपने दो स्कूल के थॉट भी देख लिए। अब जो हमारा नेक्स्ट मैंने आपको बताया था, दैट इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इट मींस कि आप क्या करिए कि उस प्रोडक्ट का जो लागत मूल्य है उसको बढ़ा दीजिए, तो उसका ऑटोमेटिकली दाम इंक्रीज हो जाएगा। अब इससे जो केनेसियन स्कूल के थॉट और मोनेटरिस्टिक स्कूल के थॉट के बारे में जानते हैं कि इन पर इनका क्या विचार है कि ये क्यों बढ़ता है। तो जो केनेसियन स्कूल ऑफ थॉट है, उन्होंने क्या बताया कि आप फैक्टर इनपुट कॉस्ट को इंक्रीज कर दीजिए, जैसे आप बेजेस बढ़ा दीजिए, या जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, जो आप रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं, उसका दाम आप बढ़ा दीजिए। जब आप बेजेस बढ़ा देंगे, जो लेबर काम करते हैं, या फिर रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ा देंगे, तब भी क्या होगा कि प्राइस जो है ऊपर पहुंच जाएगी। ये आप एक दूसरे से इंटर रिलेट करने की कोशिश करिए तो सब कुछ सेम ही है ना। बस थोड़ा सा डिफरेंस यही है कि लोग सोचते कैसे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप फैक्टर कॉस्ट दैट इज रॉ मटेरियल का, या फिर बेजेस का, या फिर जो और एक्स्ट्रा खर्चा आता है उसका दाम आप बढ़ा दीजिए। जब आप उसका दाम बढ़ा देंगे तो जाहिर सी बात है जो प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको जब मार्केट में पहुंचाएंगे तो उसका दाम बढ़ा रहेगा। जो मोनेटरिस्टिक थॉट है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को लेकर, इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट के द्वारा बेज रिवीजन किया जाए, या फिर पब्लिक बारोइंग किया जाए, इट मींस पब्लिक से पैसा लिया जाए, या फिर करेंसी प्रिंटिंग किया जाए। जब गवर्नमेंट बेज रिवीजन करती है, इट मींस कि ऐसा कोई बिल लेकर आए कि जिससे जो लेबर का बेज है वो क्या हो जाए, बढ़ जाए, या फिर पब्लिक बारोइंग कर दे, या फिर करेंसी का प्रिंटिंग कर दे, तब इससे क्या होगा कि मार्केट में एक्स्ट्रा मनी आ जाएगी। जब मार्केट में एक्स्ट्रा मनी आ जाएगी तब इसका जाहिर सी बात है, जब आपके पास ज्यादा पैसे रहेगा तो आप ज्यादा खरीदने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि जब आप ज्यादा खरीदने की कोशिश करेंगे और प्रोडक्शन लेवल आपका सेम ही रहेगा, तब क्या होगा कि मार्केट में उस प्रोडक्ट का मांग बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी। जब उस प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ जाएगा और सप्लाई उतनी नहीं होगी, तो उस प्रोडक्ट का दाम ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये दो स्कूल के थॉट हैं जिसमें डिमांड पुल इन्फ्लेशन किस कारण से होता है और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन किस कारण से होता है, ये मैंने आपको बता दिया। अब कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, दोनों स्कूल के थॉट जो हैं वो आपस में मैच कर रहे हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस यही है कि वो किस तरह से लोग विचार करते हैं कि ये क्यों किस कारण से होता है, ये आपको ध्यान में रखकर चलना है। मेन बात क्या है, डिमांड एंड सप्लाई की। तो आपको ये समझ में आ गया कि इन्फ्लेशन किस कारण से होता है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन मीन्स ऐसी स्ट्रेटेजी हम बनाए जिससे ऑटोमेटिकली अपने आप डिमांड को हम खींच लें, है ना। पुल एंड पुश को अगर हम ये ध्यान में रखकर चलें तो इसको समझना हमारे लिए आसान होगा। दूसरा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, इट मीन्स कि ऐसी स्ट्रेटेजी हम क्रिएट करें कि इसका कॉस्ट जो है वो अपने आप बढ़ जाए, तो फिर मार्केट में जब वो प्रोडक्ट पहुंचेगा तो उसकी कॉस्ट भी बढ़ी रहेगी। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, इन्फ्लेशन के कितने टाइप्स होते हैं। देखिए इन्फ्लेशन के कई टाइप्स होते हैं, लेकिन जो मेन टाइप्स है उसको हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे और उसको समझने की हम कोशिश करेंगे। पहला जो है हमारा वो है लो इन्फ्लेशन। लो इन्फ्लेशन से आप जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, इसको हम क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। क्रीपिंग इन्फ्लेशन मीन्स कि बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। मान लीजिए एक एग्जांपल के थ्रू कि 1% या 2% पर मंथ जो इन्फ्लेशन हो रहा है, मतलब 6 महीने तक क्या हुआ कि 1% बढ़ा, फिर नेक्स्ट मंथ में 1% बढ़ा, फिर नेक्स्ट मंथ में, मतलब पॉइंट में बढ़ा। लो इन्फ्लेशन इट मीन बहुत धीमे 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 प्राइसेस बढ़ रही हैं, बस आपको इतना याद रखना है। इसको हम क्रीपिंग इन्फ्लेशन भी कहते हैं। क्रीपिंग मीन्स रेगना, मतलब बहुत धीमे धीमे चलना। दूसरा जो है हमारा वो है गैलोपिंग इन्फ्लेशन। ये बहुत हाई इन्फ्लेशन होता है। ये अगर मान लीजिए कि इन्फ्लेशन 20% पर है, ये अचानक क्या हो जाएगा, 100% पर पहुंच जाए, उसके बाद 200% पर पहुंच जाएगा, तो आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा हाई इन्फ्लेशन हो रहा है। जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं, है ना, जैसे आपका होगा, कह सकते हैं ब्राजील हो गया, ओके, या फिर कह लीजिए कि अर्जेंटीना हो गया, चिले हो गया। ब्राजील को हम यहाँ पर हाँ कंसीडर कर सकते हैं, है ना। इसमें क्या हो रहा है कि इसी तरह से 1970s और 1980s में गैलोपिंग इन्फ्लेशन हुआ। इट मीन्स कि इस कंट्रीज में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हुआ। अगर हम और बात करें तो रसिया में भी जब यूएसएसआर ब्रेक हुआ तो 1980 के बाद भी गैलोपिंग इन्फ्लेशन आया। इट मीन्स कि बहुत तेजी से बढ़ रही है महंगाई, है ना, 200-300% बढ़ रही है। तो ये होता है गैलोपिंग इन्फ्लेशन। अब जो हमारा एक और है वो है हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन से आपको कुछ आइडिया लग गया होगा कि मिलियन और ट्रिलियन में पहुंच जाता है इन्फ्लेशन, है ना। कि मान लो किसी प्रोडक्ट का दाम 1 रुपए, तो कुछ दिन बाद 1 मिलियन उसी प्रोडक्ट का दाम हो गया, या फिर 1 ट्रिलियन हो गया। जर्मनी में 1993 में इसी तरह हाइपर इन्फ्लेशन आया था।
बोलिवियन में 1985 में भी इसी तरह से हाइपर इन्फ्लेशन आया था। और अभी की अगर हम बात करें रिसेंट टाइम में, तो जो वेनेजुएला है जहां पर सबसे ज्यादा तेल पाए जाते हैं, 2019 में यहाँ भी हाइपर इन्फ्लेशन ही आया था, है ना। जिम्बाब्वे में भी हाइपर इन्फ्लेशन आया था। तो जो वेनेजुएला में रिसेंट टाइम में आया था वो लगभग 53 मिलियन परसेंट इन्फ्लेशन बढ़ गया था। तो आप सोच सकते हैं कि अगर एक प्रोडक्ट का दाम मान लीजिए कि 1 रुपए है, तो अब मिलियन और ट्रिलियन में उसका इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो उसका दाम कितना होगा, है ना। ये जितने भी मैंने आपको कंट्रीज बताया ना, जर्मनी, बोलिवियन, वेनेजुएला, जिम्बाब्वे, इन सब में मिलियन और ट्रिलियन परसेंट में हाइफ्लेशन बढ़ा। अब आपको तीनों इन्फ्लेशन, जो मेजर टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन है, वो क्लियर हो गए होंगे। लो इन्फ्लेशन मींस कि बहुत धीमे धीमे इन्फ्लेशन होना, महंगाई बढ़ना। गैलोपिंग इन्फ्लेशन मींस कि बहुत हाई इन्फ्लेशन होना, दैट इज आज मान लीजिए 2 रुपए है, कल इसी प्रोडक्ट का दाम 200 होगा, है ना। फिर नेक्स्ट मंथ में मान लो 300 होगा। इतनी जल्दी नहीं बढ़ता कि आज और कल, बट मंथ में या फिर वीक्स में ऐसा कंसिडर किया जाता है। जो हाइपर इन्फ्लेशन होता है वो भैया मिलियन और ट्रिलियन में पहुंच जाता है। इट मीन्स अगर आपका प्रोडक्ट का दाम 1 रुपए है, किसी प्रोडक्ट का दाम, तो 1 महीने में या 2 महीने में वो सीधा 1 मिलियन और 1 ट्रिलियन का पहुंच जाएगा। इसके अलावा 3 टाइप्स के और होते हैं। एक है आपका बॉटल नेक इन्फ्लेशन। ये बेसिकली तब होता है जब आप सप्लाई फॉल कर जाती है, मीन डिमांड उतनी है लेकिन सप्लाई आपने कम कर दिया, तो बॉटल नेक इन्फ्लेशन होता है। ये मेनली किस लिए होता है कि आप मिसमैनेजमेंट के कारण होता है ना। कुछ सप्लाई साइड से कुछ हर्डल्स आ जाएं, उसके कारण बॉटल नेक इन्फ्लेशन होता है। प्रोडक्शन उतना ही है, लेकिन किसी तरह उनका मैनेजमेंट वर्क नहीं कर रहा है और वो सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको हम बॉटल नेक इन्फ्लेशन कहते हैं। और इसको बॉटल नेक इन्फ्लेशन को एक और नाम से जाना जाता है, उसको हम स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन कहते हैं। अब जो हमारा सेकंड टाइप है वो है कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन में क्या होता है, ज्यादातर जो पॉपुलर है वो वेस्टर्न कंट्रीज में पॉपुलर है ना। कोर इन्फ्लेशन ये होता है कि अगर एनर्जी सेक्टर को और फूड आर्टिकल्स के जितने प्रोडक्ट होते हैं उनको छोड़ दिया जाए, और हम जितने भी प्रोडक्ट है उनकी महंगाई को काउंट करें, समझ रहे हैं ना। एनर्जी और फिर फूड आर्टिकल के प्रोडक्ट को अगर हम छोड़ दें, और बाकी जो अदर प्रोडक्ट हैं जैसे सरिया, सीमेंट वगैरह हो गया, इस प्रोडक्ट का मतलब इनका इन्फ्लेशन काउंट करें, तो उसको हम कोर इन्फ्लेशन कहते हैं। और जो थर्ड टाइप है हमारा कोर एंड कोर इन्फ्लेशन, ये बेसिकली इंडिया में अडॉप्ट किया गया है 2015-16 से। ओके, इसमें क्या होता है कि जो फूड आर्टिकल्स हैं या फिर फ्यूल्स है ना, लाइट है, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, इन सबको एक्सक्लूड कर दिया जाता है। इट मींस इन सबको कंसीडर नहीं किया जाता इन्फ्लेशन में। बाकी जितने प्रोडक्ट हैं उनको हम इन्फ्लेशन में कंसीडर करते हैं। तो आपका लो इन्फ्लेशन, गैलोपिंग इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, बॉटल नेक इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन एंड कोर इन्फ्लेशन, ये सब कुछ आपका क्लियर हो चुका होगा। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो कैसे हम इन्फ्लेशन को काउंटर कर सकते हैं, इस पर है। तो देखिए, अगर इन्फ्लेशन डिमांड साइड से काउंटर करना है तब आपको क्या करना पड़ेगा, है ना। सीधी सी बात है कि अगर डिमांड साइड से, देखिए डिमांड साइड से या तो इन्फ्लेशन होगा, या फिर सप्लाई साइड से इन्फ्लेशन होगा, या फिर आप कह सकते हैं कि कॉस्ट साइड से भी इन्फ्लेशन होगा। अब जब डिमांड साइड से इन्फ्लेशन होता है, दैट इज महंगाई बढ़ती है, तो पहला क्या होता है कि गवर्नमेंट अपने कंज्यूमर को ये कहती है कि आप डिमांड अपना कम करिए, है ना। सप्लाई जिस तरह है उसी तरह चलती रहे, लेकिन जो लोगों की डिमांड है उसको आप कम करिए, यानी दोनों इक्वल कर दिए, स्टेबल, सॉरी, डिमांड एंड सप्लाई इक्वल हो जाए। दूसरा कारण है कि मॉनेटरी पॉलिसी, अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जैसे रिपो रेट हो गया, है ना, कैश रिजर्व रेशियो होगा, इन सबको आरबीआई द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी को स्टेबल किया जाए, है ना। तो इससे भी डिमांड साइड जो है उसके कारण जो इन्फ्लेशन हो रहा है वो कम हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल कि जैसे बहुत लोग हैं जो घर बनाने के लिए कर्जा लेते हैं, कह सकते हैं लोन लेते हैं। अब उस पर अगर हम ज्यादा जो है कह सकते हैं कि इंटरेस्ट लगा दें तो लोग कम खरीदेंगे। इससे क्या होगा कि डिमांड ऑटोमेटिकली घट जाएगी, है ना। या फिर जो कैश रिजर्व रेशियो होता है जिसको बैंक को मेंटेन करना पड़ता है, अगर वो मेंटेन अगर उसको हम बढ़ा दें, है ना, तो बैंक के पास कम पैसा रहेगा, तो जो इंडिविजुअल लोन लेने जाते हैं उन्हें लोन उतना नहीं मिल पाएगा। जब उन्हें उतना लोन नहीं मिल पाएगा तो ज़्यादा परचेज भी नहीं कर पाएंगे। इससे भी क्या होगा कि डिमांड उनकी कम होगी। जब डिमांड कम होगी और सप्लाई उतनी है तब क्या होगा, स्टेबलाइजेशन हो जाएगा। आपको क्लियर हो गया होगा ना कि मॉनेटरी पॉलिसी किस तरह से, या फिर गवर्नमेंट कह देती कि भाई को थोड़ा सा अपना डिमांड कम करो। तो इस तरह से डिमांड साइड को हम क्या कर सकते हैं, काउंटर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई की याद रखनी है कि किस तरह से वो इन्फ्लेशन को कम कर सकता है। डिमांड साइड में जब आपके पास पैसे ही नहीं रहेंगे तो आप जाहिर सी बात है खरीदेंगे नहीं, लेकिन अगर आपके पास पैसे रहते हैं तो आप डेफिनेटली परचेज करेंगे। तो जब पैसे नहीं रहेंगे तो डिमांड ऑटोमेटिक कम होगी। सेकंड जो हमारा है वो है हमारा सप्लाई साइड मेजर। अब सप्लाई साइड मेजर में अगर आप ध्यान से सोचें तो इसको इसी तरह किया जा सकता है कि एक प्रॉपर मैनेजमेंट हो,
जिससे हम सप्लाई कर सकें, है ना, प्रॉपरली। तो इससे भी क्या होगा कि जितनी भी डिमांड है उतना हम सप्लाई कर दें। अब इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, या तो इंपोर्ट कर देती है, लेकिन ये ज़्यादा सक्सेस नहीं होता, क्योंकि इंपोर्ट करने में प्रोडक्ट का, जैसे यहाँ पर सप्लाई कम है, डिमांड है उतनी, तो यहाँ पर अगर सप्लाई कम है तो हम बाहर से इंपोर्ट कर लेंगे। अगर बाहर से इंपोर्ट करते हैं तब भी कुछ टाइम लगता है ना, तुरंत तो आ नहीं जाता, इसलिए ज़्यादा वर्क जो है नहीं करता है। और भी हम काम कर सकते हैं कि हम जो भी प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज है उनको कुछ असिस्टेंट प्रोवाइड कर दें, जिससे वो अपना प्रोडक्शन बढ़ा सके। इससे भी क्या होगा कि सप्लाई साइड मेजर्स जो लिए जाते हैं उसको हम इन्फ्लेशन से काउंटर करने के लिए यूज कर सकते हैं। अब जो हमारा है थर्ड नंबर, कि हम कोर साइड से अगर इन्फ्लेशन हो रहा है, कोस्ट साइड से, तब हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, कोस्ट साइड से अगर इन्फ्लेशन हो रहा है तो आप टैक्स इंपोज कर सकते हैं, है ना। नहीं, टैक्स को आप कम करिए। अगर आप टैक्स को बढ़ा देते हैं तो जाहिर सी बात है प्रोडक्ट के दाम बढ़ जाएंगे। इससे ये तो फायदा होगा कि डिमांड कम होगा, है ना, लेकिन इन्फ्लेशन नहीं रुकेगा। जो भी जरूरतों की सामान है वो लोग परचेज करेंगे। लेकिन कॉस्ट साइड में क्या किया जाता है कि जो एक्सरसाइज ड्यूटी है या इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज है ना, या फिर जो टैक्सेस है उनको कम कर दिया जाता है। इससे क्या होगा कि जो प्रोडक्ट कंपनीज बना रही हैं उन पर बर्डन कम आएगा। जब उन पर बर्डन कम आएगा तो जाहिर सी बात है वो अपने प्रोडक्ट का दाम कम रखेंगी, है ना। अगर आप उन पर हैवी टैक्स इंपोज कर देते हैं तो अपने प्रोडक्ट का दाम जो है ज्यादा रखेंगी। तो इस तरह से इसको हम काउंटर कर सकते हैं इन्फ्लेशन को। आई थिंक कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा इस वीडियो में। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो यार, शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो, क्योंकि इसी तरह से अन्य वीडियोस भी बहुत ही जल्द आने वाली हैं। जिस जिस टॉपिक पर आपको कोई कंफ्यूजन हो उसको कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसको आसान से आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। सो गाइज, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।